लोगों ने इतने भरोसे से चुना, उसके बाद ये कह रहे हैं पकौड़े तलिए। एक पीएचडी होल्डर पकौड़े तलेगा? जब इलेक्शन आने वाला होता है तो वैकेंसी निकाल देती है, बाकी 4 साल शांत बैठे रहते हैं। ये कोई नायक मूवी नहीं है कि अनिल कपूर एक दिन में आए और सब कुछ परिवर्तन करके चला जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी SWN न्यूज से। SWN न्यूज के डिबेट कार्यक्रम निष्कर्ष में आज हम बात करने जा रहे हैं बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन, हम या सरकार। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि भारत में बेरोजगारी की दर दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। अगर हम भारत देश की बात करें तो यहाँ करीब 13 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, जिसमें से 8 करोड़ लोग शिक्षित हैं तथा 5 करोड़ लोग अशिक्षित हैं। और अगर हम हर साल आने वाली बेरोजगारी की दर की बात करें तो करीब 50 लाख लोग हर साल बेरोजगार हो रहे हैं। तो आज यह सवाल उठना लाजमी है कि जो यह हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है और हम इस बेरोजगारी से कैसे दूर हो सकते हैं। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं विजय और राज, जो आज के युवा हैं और बेरोजगारी को किस तरीके से देखते हैं। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे और एक निष्कर्ष, एक नतीजे तक जाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया तिवारी जी। तो सबसे पहले राज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है आखिर में बेरोजगारी का कारण है क्या? जी तिवारी जी, शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, बेरोजगारी आपने जैसे बोला सरकार या हम, देखो ये कहना गलत है। मैं समझता हूँ सरकार और हम दोनों ही हम इसके जिम्मेदार हैं, और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, ये किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। पूरा महागठबंधन है बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार, पूरा महागठबंधन है। तो मैं पहले यही कहूंगा कि बेरोजगारी जहाँ कहीं भी है, पहले तो वो सरकार को अपने दर्शन दे दे, क्योंकि सरकार अभी तक ये मानने को है तैयार नहीं है कि बेरोजगारी है। पिछले साल एक मंत्री ने तो यहाँ तक बयान दे दिया कि युवाओं को रोजगार मांगने की जरूरत नहीं है, उन्हें रोजगार देने की बात करनी चाहिए। ये तो वही बात हो गई, आप किसी डॉक्टर के पास जाइए और कहिए कि मेरा इलाज कर दो, और वो कहे कि नहीं, मेरा आप उल्टा इलाज कर दीजिए। ये क्या बात हुई? अब 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे करके सत्ता में आए हैं, और आप ये कह रहे हैं कि पकौड़े तलिए। पकौड़े पीएचडी करके कोई पकौड़ा तले? ये जुमलेबाजी, ये सब चीजें चुनाव से पहले थी, सही है, लेकिन चुनाव के बाद, जीतने के बाद लोगों ने इतने भरोसे से चुना, उसके बाद ये कह रहे हैं पकौड़े तलिए। एक पीएचडी होल्डर पकौड़े तलेगा? तो तिवारी जी, मैं सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा, और कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं कि हम 2 करोड़ नौकरियों के झांसे में आ जाते हैं और ऐसी सरकार को सत्ता में ले आते हैं। जी, मैं राज जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हम लोग कहीं ना कहीं तक जिम्मेदार हैं, बट ये है कि गवर्नमेंट भी काफी हद तक जिम्मेदार है। कि देखिए, अगर आप अभी हाल ही की खबर ले लीजिए कि अभी 1.5 साल हो चुका है, जो 59,000 शिक्षक भर्तियों पे फिर से रोक लग गई है। अब वो ये है, सरकार जब इलेक्शन आने वाला होता है तो वैकेंसी निकाल देती है, बाकी 4 साल शांत बैठे रहते हैं। तो राज, मैं जो आपने एक सवाल उठाया था कि युवा रोजगार देंगे, मैं उसी को कोट करते हुए आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। आपने कहा युवा रोजगार देंगे, जो जिस नेता ने कहा था, मैं उनका नाम जान नहीं पाया एक्चुअल में, बट मैं आपसे कहना चाहूंगा इसमें गलत क्या कहा था उन्होंने। अगर हम रोजगार को समझें, हमारे देश में रोजगार किस कंडीशन में आ सकता है, किस चीज से आ सकता है। अगर रोजगार के मुख्य स्रोत देखे जाए तो 3 है। सबसे पहला आता है एग्रीकल्चर, उसके बाद आता है, अगर हम बात करें तो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री कह सकते हैं। तो सबसे ज्यादा रोजगार अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है। और सरकार, हमारे देश की सरकार जहाँ पे आप लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कब से काम करते आ रही है। अगर हम 2010 से बात करें तो 2011 में कांग्रेस सरकार ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी निकाल रखी थी। अगर आपको ध्यान होगा तो उसका उद्देश्य ही था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो उस टाइम पे 15% थी, उसे 25% लाने का लक्ष्य था 2022 तक। उसके बाद बात करें तो बीजेपी गवर्नमेंट ने आते आते मेक इन इंडिया नाम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्टार्ट करी। युवाओं को एक नया मोटिवेशन दिया कि आप खुद रोजगार गेन करिए, रोजगार पहले करिए फिर दूसरों को दीजिए। तो इसमें कुछ गलत तो है नहीं, क्योंकि हम लोग ही रोजगार पा सकते हैं और दे भी सकते हैं। आपको इसमें गलत क्या लगता है?
देखिए तिवारी जी, ये चीजें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि मेक इन इंडिया हुआ, स्किल इंडिया हुआ। एक स्कीम आई थी स्किल इंडिया के तहत 12,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। बहुत अच्छी स्कीम थी, मैंने भी सराहना की थी अपने जी सोशल जी मीडिया प्लेटफॉर्म से। बहुत अच्छी स्कीम, 12,000 करोड़ का निवेश किया इन लोगों ने, अच्छी बात थी। लेकिन उसका जो रिपोर्ट आया, उसके मतलब जो स्किल्ड स्टूडेंट थे या उनके जो लोगों ने इसके कोर्स किया था, वो उनके केवल 17% ही जॉब लग पाई थी, यानी कि 100 में से 83 बेरोजगार थे। तो क्या कमी रही? क्या मैन पावर में कमी है, या फिर वो इंस्टीट्यूशन ही खराब थे, या फिर वो प्रोग्राम सही से वर्क नहीं कर पाया? तो ये केवल चीजें कागजी होती हैं। और रही बात मेक इन इंडिया की, बहुत अच्छा स्टेप था, मैं सराहना करता हूँ इसकी। लेकिन मेक इन इंडिया के तहत क्या कर रहे हैं आप? मेक इन इंडिया अच्छी चीज है, यूनिटी ऑफ स्टैचू बना है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, बहुत अच्छी चीज बना है। उसका कॉन्ट्रैक्ट किसको देना चाहिए? इंडियन इन्वेस्टर्स को या इंडियन कंपनी को देना चाहिए। उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है चाइनीज कंपनी को। नागपुर में मेट्रो का काम चल रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट देखिएगा आप, उसका चाइनीज कंपनी को मिला है। तो कहाँ ये मेक इन इंडिया है? जैसे आपने सवाल खड़ा किया स्किल इंडिया पर, मैं स्किल इंडिया पे एक चीज मेंशन अवश्य करूंगा कि जी स्किल इंडिया जो स्कीम थी वो करीब करीब लोगों को स्किल्ड बनाने की थी। क्योंकि हम अगर जी बात करें अपने देश के युवाओं की, तो उनके स्किल पे सवाल तो खड़ा होता ही है, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। चाहे हम कितना भी कहते हैं भारत बिल्कुल। का युवा कितना टैलेंटेड है, वो कुछ भी कर सकता है, स्किल्ड है, लेकिन ये भी तो सिर्फ कहने की बात ही है। हाँ अगर जी। सरकार स्किल बनाने की कोशिश कर रही है तो उसमें गलत क्या है? सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि अगर हम स्किल के थ्रू बात करें तो स्किल के थ्रू करीब करीब 3 से 6 महीने तक का कोर्स बच्चों को, युवाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया गया था, उनके स्किल्ड को उभारा गया था। चाहे वो अगर कोई लड़की मेकअप का कोर्स करना चाहती तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट कराया गया था, कोई सिलाई का करना चाहती थी तो उसे सिलाई कराई गई थी, कोई कंप्यूटर का करना चाह रहा था, कोई लैंग्वेज पढ़ना चाह रहा था, उसे लैंग्वेज का कराया गया था। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने उसे सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जी था। और अगर मैं साथ ही साथ एक चीज और मेंशन कर दूं तो उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने पैसे भी प्रोवाइड कर रखे थे। उसमें जी तिवारी बिल्कुल। जी भ्रष्टाचार किया गया था। उसमें खाली सर्टिफिकेट बनाया गया था, खाली अकाउंट जोड़ के उसमें पैसे का गमन किया गया था। देखा जाए तो हम लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं, सरकार तो अच्छा समय समय पर अपने प्रोग्राम चलाती रहती है। अच्छा विजय जी, मैं आपसे जी कहना चाहूंगा, तिवारी जी, आपने जो ये मैं आरोप लगाया, आप ये आरोप किस बुनियाद पे लगा रहे हैं? ये बुनियाद क्या, ये सर मैंने देखा है ज्यादातर लोगों को कि मतलब अपना ऐड कर लीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए और पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। नहीं मतलब ये कुछ इस टाइप से सर्वे, मैंने कुछ सुना बुनियाद, था। कुछ आरटीआई कुछ है आपके पास तो आप बताइए। अगर नहीं है तो फिर आप ऐसे बेबुनियाद आरोप नहीं, सरकार पे लगा नहीं आरटीआई तो सकते। नहीं है। हाँ तो आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमने स्किल्ड होते हुए लोगों को देख रखा नहीं है, सत्तर काफी परसेंट हद लोगों तक को जॉब करते हुए देख नहीं, रखा है स्किल इंडिया भ्रष्टाचार के नहीं थ्रू। तिवारी जी, आरटीआई से मुझे याद आया, 2018 में गुजरात सरकार ने दावा किया था कि हमने, वो मुझे पर्टिकुलर डिजिट याद नहीं है, कि हमने इतने रोजगार दिए हैं। वहीं एक आप जैसे ही होनहार युवा ने आरटीआई लगा के पूछ लिया कि आपने इतने रोजगार दिए हैं, तो हमें बताइए कहाँ कहाँ जी दिए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, गुजरात सरकार जवाब नहीं दे पाई है उस आरटीआई के अब तक। तो ये जी जी खोखले बिल्कुल। वादे हैं, ये ढकोसले मीडिया के सामने करते रहते हैं। मीडिया सरकार का भोंपू जो बनी हुई है, ये सब कुछ नहीं है। बेरोजगारी, बेरोजगारी पे कितनी डिबेट हुई है, आप न्यूज चैनल देखते हैं, कितनी डिबेट हुई है हिंदू मुस्लिम पे। पिछले एक सर्वे, पिंग ह्यूमन नाम से एक चैनल है, उसने सर्वे किया, 200 में से 80 डिबेट हुई है हिंदू मुस्लिम पे। वहीं आपको हैरानी होगी जानकर, बेरोजगारी पे डिबेट कितनी हुई है? जीरो। तो ये हाल है हमारी मीडिया का। जी। तो शर्मा जी, अब बात आई आई रखी है स्किल में, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के हम्म। युवा स्किल्ड हैं, मतलब खुद रोजगार कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही, सरकार नहीं दे रही है? आप क्या कहना चाहते हैं? आप आईटी सेक्टर का देख लीजिए, जो कंप्यूटर साइंस के जो युवा हैं, 70% युवा कोडिंग करना तक नहीं जानते हैं। जी उन लोगों को कोडिंग करना नहीं आता है, तो आप लगा लीजिए कि स्किल तो है ही नहीं बिल्कुल। जहां तक ये है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था भी उस लेवल की नहीं है कि जिस लेवल का होना चाहिए। जी। अगर आप स्किल्ड की बात कर रहे हैं, फिर से मैं टैलेंट की जी बात पे कहूँ तो अगर हम अपने देश की युवाओं की बात करें, अगर हम सरकार पे, क्योंकि मैं इसमें सरकार पे पूरा ब्लेम नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि 2002 में हमारे देश में स्किल्ड लोगों की संख्या थी 2%। आज ये 2020 है और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हमारे देश में स्किल्ड लोग हैं 4.4%। जब हम लोग खुद ही स्किल्ड अपना डेवलप नहीं करना चाहते हैं, सरकार की उतनी कोशिशों के बावजूद भी, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार हर जगह सही है, सरकार हर जगह सही तरीके से शिक्षा या सारे इक्विपमेंट दे रही है,
लेकिन ये बात भी है कि सरकार ने कोशिश भरपूर कर रखी है। अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, मैं कॉलेजेस का एक बार डेटा लेके आया था। 1990 में हमारे पास करीब 337 इंजीनियरिंग संस्थान थे। उसके बाद आते आते 2000 में करीब करीब 776 हुए, और अभी 2017 तक का ये डेटा मेरे पास है, यहाँ पे 6472 इंजीनियरिंग संस्थान हमारे पास हैं। तो सरकार ने पूरी कोशिश कर रखी है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि हर जगह हम गुणवत्ता की बात नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है इसमें कि सरकार ने इतना अवश्य कर रखा है कि हर किसी इंसान को जो इंजीनियरिंग करना चाहता है, जो अपने स्किल को बनाना चाहता है, वो बिल्कुल बना सकता है, क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म मिल रखा है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी फिर भी हमारी ही आती है, क्योंकि हम, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, वो कोडिंग करना नहीं जान रहा, करना ही नहीं चाह रहा, वो मजे के लिए इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती। तिवारी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो इंसान नहीं चाह रहा उसकी तो बात ही नहीं हो रही। जो देखो, बेरोजगारी भी कैसे तय होती है, जो एलिजिबल हैं और उनको फिर भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, यानी कि जो चाहते हैं हमें रोजगार मिले और फिर भी नहीं मिल पा रहा है, उनकी बात होती है, उनको बेरोजगार कैटेगरी में रखा जा रहा है। तो बात रही, ये तो इंडस्ट्री सेक्टर हो गया केवल। सर्विस सेक्टर को उठा के देख लीजिए आप। सर्विस सेक्टर में क्या था? सर्विस सेक्टर में क्या था? यूपीएससी एसएससी था, दो थे, आज भी वही है। पॉपुलेशन इतनी बड़ी, 137 करोड़ हो गए आज हम, पहले 100 करोड़ थे, उससे 125 हुए, 137 हो गए, आज भी वही है। तो क्या पॉपुलेशन बड़ी है तो ऑप्शन भी बढ़ने चाहिए ना। और उसका भी क्या हाल है एसएससी का? पिछले साल 2017 में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, एक खुराना करके चेयरमैन है, उनके खिलाफ इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, वीडियो वायरल हुई थी एग्जाम लीक होते हुए। लेकिन क्या हुआ? ना ही उनको सस्पेंड किया गया, ना ही उल्टा उनका जो कार्यकाल था वो 2 साल बढ़ा दिया गया। तो मुझे नहीं लगता सरकार बहुत ज्यादा सीरियस है स्टूडेंट्स को लेके या फिर रोजगार को लेके। उनको बस गाय पे चर्चा करनी है। वो करते हैं मन की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात, काम की बात। मन की बात से काम नहीं चलेगा। मोदी जी कहते हैं मैं तो फकीर हूँ जी, ठेला ठेला उठा के चल दूंगा। आपका तो ठीक है, जिसके बाल बच्चे हैं वो कहाँ जाएगा उठा के, ये बताइए मुझे। हाँ, तो विजय शर्मा, बात वही आई जो एसएससी के प्रोटेस्ट की बात करी इन्हें, मतलब बेसिकली बात इन्हें घुमा फिरा के गवर्नमेंट जॉब्स की कर रखी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे देश में अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो मात्र 2.7% है, और प्राइवेट सेक्टर में बात करी जाए तो प्राइवेट सेक्टर में बाकी सारी जॉब्स हैं 97.3% रहती हैं। तो हम 2.7 की ओर फोकस कर क्यों रहे हैं? हम जब 97.3% हमारे पास है, वो परोसा जा रहा है, तो हम वहां क्यों नहीं जा रहे? जी, इसका साफ सीधा आंसर ये है कि वहाँ है हमें सिक्योरिटी मिलती है गवर्नमेंट जॉब में। सिक्योरिटी इस टाइप की है कि एक तो हमें सैलरी मिलनी है। प्राइवेट नौकरी का तो ये होता है कि कभी भी छोड़ सकते हो, कभी भी निकाल सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट ये है कि गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा रीजन ये होता है, युवा जो है आजकल गवर्नमेंट जॉब के लिए इसलिए भागता है क्योंकि उसे सिक्योरिटी मिल जाती है लाइफ टाइम की, कि हाँ इसमें मेरे को सैलरी मिलनी है, मैं काम करूँ ना करूँ कुछ भी करूँ। तो युवा सोचता है कि हाँ गवर्नमेंट की ओर ही जाना है। मैं बिल्कुल शर्मा जी, जो आपने पहला पॉइंट उठा रखा था कि सरकारी नौकरी में हमें सुविधा मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, मैं उस पर सवाल खड़ा करना चाहूंगा। मैं जो पहले भी अपने स्टार्टिंग में पूछ रहा था कि वाकई में क्या हमारा देश का युवा जो है वो आलस्य की ओर जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, अब आप देखिए, अगर हम प्राइवेट जॉब की बात करें तो आपको एक दिन में जॉब, आप आसानी से एक दिन में जॉब में लग सकते हैं। वहां पर एक दिन इंटरव्यू देके एक ही दिन में क्लियर हो जाता है, एक ही दिन में आपको जॉब भी मिल जाती है। और अगर हम प्रमोशन की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब की तुलना में प्राइवेट जॉब में ज्यादा प्रमोशन होता है, ज्यादा पैसे भी मिलते हैं, इस जल्दी हो बात में भी जाता है। कोई दो राय नहीं है। अगर हम एक साल ठीक है। किसी भी सरकारी जॉब के लिए लगा सकते हैं, हाँ। तो हम 6 महीने के लिए किसी प्राइवेट जॉब के लिए स्किल्ड होकर उस प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हैं उतने ही पैसे में। तो इस पे कोई दिक्कत नहीं है। तो बात आती है आलस्य की। आखिर में आज का युवा आलस्य की ओर आ रहा है, अगर हम भारत की बात करें तो, क्योंकि वो बिजनेस करना नहीं चाहता, उसे बस सिक्योरिटी चाहिए। अभी लॉकडाउन चल रखा था, तो अभी लॉकडाउन के समय पे मैंने देखा जितने भी सरकारी संस्थान के लोग थे वो कह रहे थे कि लॉकडाउन लगे रहे, हमें क्या करना है, हमें तो पैसा मिल रहा है। वहीं प्राइवेट का इंसान कह रहा था नहीं, मुझे जॉब करनी है, मेरे लिए जॉब करनी बहुत जरूरी है। ये अंतर आ जा रहा है सरकारी और प्राइवेट में। अभी लोग अपने आलस्य के कारण सरकारी जॉब करना चाहते हैं, उसके अलावा उसके पीछे और मुझे कोई और रीजन लगता नहीं है। क्योंकि बट जो है आप जो बोल रहे हैं कि प्राइवेट लोगों का ये था कि हम
कायम करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? वो इसलिए करेंगे क्योंकि ऊपर से जो उनका जो मालिक है या फिर जो जो उनका वो है, वो उनकी पेमेंट काट सकता है। उनकी पेमेंट काट सकता है क्योंकि काम करोगे नहीं तो पेमेंट मिलेगी नहीं बिल्कुल भी। अब गवर्नमेंट जॉब में तो ये है कि मिलनी है, वो घर में रहेंगे तब भी मिलनी है उनको। तो इस चीज़ से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि आलस्य क्यों हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आलस वाली वही बात कही आपने कि आलस करता है प्राइवेट, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट में आदमी इसलिए नहीं जाना चाह रहा है क्योंकि वहां तो शोषण हो रहा है। जितना धनराशि दी जाती है 20,000 24,000, उसमें काम ज्यादा लिया जा रहा है, इसलिए आदमी प्राइवेट का रुख ना करके गवर्नमेंट की तरफ रुख कर रहा है। जी, अगर हम इस प्रकृति का ही एग्जाम्पल लें, प्रकृति में, हमारी प्रकृति में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। हर कोई स्वावलंबी बन जाता है, चाहे हम किसी भी जीव जंतु किसी भी चीज की बात करें, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल। भारत की सरकार में हमारे संविधान के अनुसार हमारे हम अपने देश के युवा की बात करें तो उसे भी एक एज दी गई है कि 18 साल के बाद हमारी सरकार या हमारा संविधान हमसे उम्मीद करता है कि ये इंसान, ये युवा, ये इंसान जो भी है, ये अब हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन वही युवा इस तरीके से पढ़ाई कहें या क्या कहें क्या ना कहें, वो लगभग लगभग 30 साल 35 साल तक बस अपने घर वालों पर ही डिपेंडेंट रह जाता है। आपको क्या लगता है इसके पीछे रीजन? कि वह काम करना नहीं चाहता, कि उसे मिल ही नहीं रहा काम? क्योंकि काम नहीं मिल रहा है ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये काम करने जा रहा है तो इंसान काम भी मिल रहा है। जी तिवारी जी, आपकी बात सही है। इसे कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है, खुली बेरोजगारी, कि अगर युवा काम तो करना चाहता है पर उसको काम मिल नहीं पा रहा है। जी राज, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या देश को बचाने की जिम्मेदारी या बनाने की जिम्मेदारी क्या सरकार की है? क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है उस पर? तो आप भी जानते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो मेन फेज पे या पहले स्टेप पे या पहले नंबर पे जो बेरोजगारी का कारण है वो सरकार की कुछ नीतियां हैं। सरकार 2 करोड़ के वादे करके तो आ गई, 2 करोड़ रोजगार के, लेकिन वो देने की जगह रोजगार ले रही है, उल्टा वॉलंटरी रिटायरमेंट दिलवा रही है बीएसएनएल को, बीएसएनएल के एम्प्लॉयज को। और बात रही कि केवल हम सरकारी नौकरियों पे निर्भर क्यों है, खुद क्यों नहीं? हर बंदा अपना स्टार्टअप शुरू करेगा तो कोई तो हर बंदा नहीं कर सकता। वो सरकार जब कोशिश कर रही है कि बस अब इस बार युवाओं को खुद इस तरीके से स्किल्ड बनाया जाए कि वो खुद रोजगार, आपने सही कहा, बिल्कुल हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो कर सकता है एटलीस्ट वो तो करे। यहाँ पर वो भी करने को तैयार नहीं है। हाँ, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो अभी सरकार ने एक ऐप बैन करी थी, करने के लिए तो 59 करी थी, एक ऐप जिसमें लोगों का रोजगार दिख रहा था, करीब करीब कहा जा रहा है कि 10 से 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ टिकटॉक की। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं, कि ये सही कदम है, कि या इससे जो टैलेंट था कहीं ना कहीं गांव का या वो जी उभर जी के आ सर। रहा था? सर वो कोई भी देखो टिकटॉक पे जो है वो छैया छैया कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है। रोजगार नहीं है तो वो उसका अल्टरनेटिव है, मैं इसको ऐसे देखता हूँ। छैया छैया को क्या करेगा, वो रोजगार नहीं है तभी वहां कर रहा है। 26 साल का युवा वहां छैया छैया कर रहा है क्या? इसके लिए उसने बीटेक की डिग्री या 6 साल मास्को से पढ़ के आया है वो ऐप बैन हुई, मैं इसका समर्थन जी, करता हूँ। मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। अब आपने सरकार पे कई सवाल खड़ा करे, तो मैं सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली युवाओं के लिए थी, युवाओं को फायदा दे रही थी। स्टार्टिंग करें हम, जनधन योजना, चलिए वो छोड़िए, वो जीरो अकाउंट पे खोलने की थी, वो हटाइए। आयुष्मान योजना इलाज के लिए थी, चलो वो भी छोड़िए। फिर आती है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में 3 तरीके की योजना सरकार ने लागू करी थी, शिशु, किशोर और तरुण। उसके बाद हम आगे बात करें तो स्टैंड अप इंडिया, जहां पे जो लोग वंचित रह जाते हैं उनको 10 लाख से 1 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा दिया जा रहा था। इसके बाद स्किल इंडिया, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, अभी लॉकडाउन लगने के बाद सरकार ने जो लोग गांव में आ चुके हैं, घर में आ चुके हैं, उनके लिए भी योजना बनाई, स्वरोजगार योजना, जिसके तहत सरकार कह रही है तुमसे जाइए रोजगार करिए, 25 लाख तक का लोन दे रही है। उसमें कह रही कि 25% सब्सिडी लीजिए। सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक का लोन दे रही है, कह रही कि 2.5 लाख रुपए हमारी ओर से आपके लिए, बस आप काम करिए, कुछ स्टार्ट करिए, अपने टैलेंट को दिखाइए।
उसके बावजूद युवा सरकार पे सवाल खड़ा कर रहा है कि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रहे, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रहे, गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, हमें गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। तो इसके लिए जिम्मेदार मैं सरकार को कहीं से लेकर कहीं तक नहीं मानता हूँ। अगर सरकार पैसे नहीं दे रही होती, कुछ नहीं कर रही होती, सरकार तो सब कुछ कर रही है, सब कुछ दे रही है, उसके बाद हम काम नहीं कर रहे, तो इसमें कहीं ना कहीं दोष तो हमारा ही है ना। जी संतोष संतोष भाई, देखो ये चीजें कागजों में बहुत अच्छी लग रही है। मुझे आप बताइए, आपके किसी मित्र को या आप किसी परिवार वाले को ये लोन मिला? जी, मैं आप सबसे पहले आपको एग्जांपल देता हूँ। SWH न्यूज की टीम ने अल्मोड़ा में जो उद्योग विभाग केंद्र है वहां पे जाके परीक्षण कर रखा था। तो मैं वहां पर बता दूं, जो वहां पर बैठ रखे थे स्टाफ, उन्होंने हमें पूरी लिस्ट दिखाई जितने लोग वहां से आ रखे हैं, और उन्होंने ये भी दिखाया कि उन्होंने सबको कॉल कर रखा है। और ये बात हमने वेरीफाई भी करी, उन्होंने कॉल कर रखी थी और कॉल के आगे लिखा हुआ था कि ये इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, इसने ये बहाना लगाया, इसने ये बहाना लगाया। सरकार ने फोर्सफुली लोगों से कहा कि आप बाहर से आए हैं, आप दिल्ली से आए हैं, आप आइए, लोन लीजिए, यहाँ रोजगार करिए, यहाँ के लोगों को रोजगार दीजिए। ये कागजी रूप में नहीं है, इसमें SWH न्यूज की टीम ने पूरा वेरिफिकेशन किया है इसका। अब आप बताइए आखिर में इसमें गलती किसकी? कितने लोन कितने लोगों को मिल चुका है सर, आपने जो लोन ले नहीं रहा निकाला? इंसान, लोन मिल नहीं रहा, लोन सरकार दे रही है, लोन लोन नहीं था। युवा लेना नहीं चाह रहा। मैं ये कह रहा हूँ, सरकार अभी 2.5 लाख रुपया सब्सिडी भी दे रही है, अगर आप 2 साल तक काम कर अपना चला लेते हैं तो 25% सब्सिडी है। उसके बावजूद युवा काम नहीं करना चाह रहा, इसमें सरकार की क्या गलती है बताइए? ये तिवारी जी, देखो मैं बताता हूँ लोन क्यों नहीं लेना चाह रहा है। श्रमिक वर्ग बहुत ही छोटा छोटा वर्ग है, बहुत ही मतलब ज्यादा उसे नॉलेज बैंकिंग सेक्टर की या लोन वगैरह की जानकारी नहीं होती। एक सिंपल सी योजना होती है किसान कृषि कार्ड। किसान कृषि कार्ड इंसान खुशी खुशी बनवाता है कि मैं ये करूंगा। जब उसे फसल में घाटा पड़ जाता है भाई, तो पुलिस उससे वसूलने के लिए उसे खेतों में दौड़ा देती है। तो उसके दिमाग में लोन की छवि क्या बन गई कि खेतों में दौड़ाया जाऊंगा। तो ऐसे में मुझे बताइए, वो छोटा जिसे नॉलेज है नहीं, ज्ञान नहीं है इन सब चीजों का, वो लोन लेने से डरेगा। तो उसकी दिमाग में छवि जो है लोन की, वो इस प्रकार की बनेगी। अभी ये भी कारण अभी है ना लेने सवाल का। था स्वरोजगार योजना का, जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से आ रखे हैं, जब बिल्कुल। सरकार उनको 25 लाख रुपया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे दे रही है, सर्विस सेक्टर में 10 लाख रुपीज दे रही है, उसमें 25% सब्सिडी भी दे रही है, और वो 2 साल के बाद आपको मिल जाएगी, उसकी गारंटी सरकार दे रही है। किसी भी बैंक से आप ले लीजिए। अगर मैं उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको देता हूँ, मैंने SWH न्यूज में स्पेशल इसकी वीडियो भी बनाई गई है। अगर आप 10 लाख रुपए लेते हैं तो 1 लाख रुपया आपका जमा होता है, बाकी आपको मिल जाता है। और अगर 2 साल तक आप काम कर लेते हैं तो आपको 25% सब्सिडी यानी 2.5 लाख रुपया गवर्नमेंट आपका पे करती है। और ये किसान नहीं, छोटे नहीं, जो लोग काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंसिव हैं, उन लोगों को लोन दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि आप काम करिए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको भी काम दीजिए। लेकिन युवा क्या है, युवा मानने को तैयारी नहीं कि मैं काम करूं। वो सरकारी धुन पे लगा हुआ है, वो बस घर वालों के पैसे उड़ाने पे लगा हुआ है। वो चाह रहा है कि बस बिल्कुल मैं सरकारी जॉब कर लूं, सरकारी मिल जाए। वो 20 लाख रुपया किसी इंसान को घूस के दे सकता है सरकारी जॉब के लिए, लेकिन 20 लाख रुपए का लेकर एक स्टार्टअप नहीं कर सकता। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी बताइए? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ऐसी योजना है तो मैं इसकी सराहना करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, अगर इतनी अच्छी योजना है तो क्या मोदी ब्रांड की तरह जितना एडवर्टाइजमेंट होते हैं बाकी चीजों के, जैसे वेस्ट बंगाल में LED लगा के प्रचार हुआ, डिजिटल रैली हुई थी अमित शाह जी की, तो इस स्कीम का भी इतना एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं हुआ कि हमारी नजर में नहीं आ पाई? नहीं, मैं इसमें फिर से सवाल खड़ा करूंगा। आप ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये जी सर। SWH की न्यूज ने भी कवर अप कर रखा है, आप उससे भी जोड़ रखे हैं। ये बाकी न्यूज चैनल ने भी कवर अप किया है। आप उत्तराखंड के किसी भी न्यूज चैनल में देख लीजिए, आप लोगों के शो देख लीजिए, आप कई जगह देख सकते हैं स्टडी IQ के, मतलब आप इतनी जगह देख सकते हैं इस चीज को। आप अगर इस चीज को कहेंगे तो ये मैं इसका मैं एग्री नहीं करूंगा राजवीर जी। जी सर, अच्छी योजना है, मैं इसका पूर्णतः स्वागत करता हूँ। अच्छी योजना है, ठीक है। खैर, जो बाहर रिक्शा चलाते हैं वो वापस से गांव में आ रहे हैं। रिक्शा चलाने वाले को स्टार्टअप दे रहे हैं, आपकी स्टार्टअप नहीं इसमें, खोलिए, उसे नहीं उतना ज्ञान राजवीर, फिर होता से मैं तो वो कहूंगा रिक्शा चलाता आपको, क्या? इसमें बात रिक्शा वाले की नहीं है सिर्फ। रिक्शा वाले को आप काम दीजिए ना, आप स्टार्टअप करिए। हम युवाओं की बात कर रहे हैं। आप रिक्शा वाले को काम नहीं दे सकते। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको रिक्शे वाले की भी जरूरत पड़ेगी, आपको ऑटो वाले की भी जरूरत पड़ेगी, आपको किसान की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, अगर आप सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, फिर भी आप 4 से 5 एम्प्लॉय दे सकते हैं। तो आप वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि युवा खुद अपने आप में कमजोर है, खुद अपने आप में विश्वास नहीं है उसको कि मैं कुछ कर पाऊंगा। इसलिए वो बार बार सरकार पे ब्लेम करता है कि नहीं सरकार मेरे लिए ये नहीं कर रही, सरकार मेरे लिए ये नहीं कर रही, सरकार मेरे लिए ये नहीं कर रही। लेकिन सरकार बहुत कुछ कर रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ।
आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सरकार के द्वारा बार बार जैसे पीएम स्वरोजगार योजना चलाई गई थी, ग्रामीण स्वरोजगार योजना चलाई गई थी, काफी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जाती रहती हैं। बट जहां तक आज का ये सवाल है जो आपने बोला कि SWS न्यूज चैनल ने कवरेज किया है और खुद जाके साक्षात्कार लिया है कि इतने युवा रिस्क नहीं लेना चाहता ना आज के समय में। युवा रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहता कि उसको नॉर्मली देखा जाए तो वो अभी आजकल माइग्रेट हुए हैं काफी ज्यादा युवा। दिल्ली से भागकर वो अपने घर पर आया है, वो पहले से डरा हुआ है। वो इस चीज को नहीं मानेगा कि मुझे लोन मिल रहा है और मैं कोई मार्केटिंग रिस्क लेके अपना कोई नया काम स्टार्ट कर सकता। अब देख लीजिए, अगर कोई युवा है, अगर उसने बीटेक कर रखा है, करने को तो काम तो कर ही सकता है ना, वो फल तो बेच ही सकता है, पकौड़ी तो तल ही सकता है। तो क्या वो बेरोजगार नहीं है? बेरोजगार तो बेरोजगारी है जी ना। तिवारी तो जी, मैं आप क्या जरा कहना चाहेंगे शर्मा जी इस की पर? बात में ऐड करूंगा थोड़ा सा। देखो, कोई बीटेक या पीएचडी होल्डर है, वो पकौड़ी या फल तल रहा है, तो उसे रोजगार में गिनना, ये मोदी जी नहीं, ज्यादती ये कर रहे बात हैं युवा वर्ग के साथ। मैं ये कहूंगा, उन्होंने एक इंटरव्यू में, जी न्यूज के इंटरव्यू में कहा था कि आपके जी न्यूज के ऑफिस के बाहर कोई पकौड़ी तल रहा है, वो रोजगार नहीं है क्या? भाई कोई पीएचडी या बीटेक क्यों करेगा? पकौड़ी तलने के लिए करेगा क्या? वो 250 या 300 रुपए कमा पा रहा है, उसमें भी पुलिस 4 बार दौड़ा दे रही है उसे। वो रोजगार में, चलो वो घर चल रहा है, उसे रोजगार नहीं कहेंगे। जी बीटेक करके वो ये सब करने के लिए बीटेक नहीं किया है उसने। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, हम अपने संविधान की बात करते हैं, संविधान पे भी लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। मतलब या साफ है कि हम भारत के लोग ही इस देश को बनाते हैं, इस समाज को बनाते हैं। तो हम भारत के लोग कब तक सवाल करते रहेंगे दूसरों से? हम कब तक खुद क्यों नहीं सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी सरकार से सवाल कर रहे हैं, तो किसी दूसरे से हो गया क्या? सरकार किस लिए चुनी जाती है? आम जनता के भले के लिए, आम जनता के विकास के लिए चुनी जा रही है। घर के मुखिया से ही तो सवाल होगा, उसी से तो सवाल होगा कि घर में आर्थिक मंदी है, इसके कुछ कीजिए। अगर हम यही बात हम लेकिन पाकिस्तान से बात करने लगे कि बात हमारे बिल्कुल 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 राज रोजगार भाई, मैं नहीं है, एक चीज तो वो ऐड करना बनता चाहूंगा नहीं। इसी में। जब सरकार आपके लिए कर रही है, अपनी बच्चों के लिए कर रही है, तो फिर सरकार, बच्चे उस चीज को मानते क्यों नहीं है? बच्चे तो जिद भर के करके बैठे हुए हैं कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। फिर सरकार अब क्या करे, क्योंकि सरकारी नौकरी तो फिक्स है ना। मैंने 2.7% आपको बता दिया। जी तिवारी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बट ये देखिए, खुद देखिए, सरकारी जैसे अब BSNL का 4G अभी तक नहीं आया देखा जाए तो सरकार सरकारी कंपनी है उन पे इन्वेस्ट नहीं करके प्राइवेट लोगों को इन्वेस्ट करवा रही है अपने ऊपर। अगर प्राइवेट कंपनी है, जियो को देखो कितना बढ़ावा दे दिया गया। देखिए शर्मा जी और राज जी, मैं आप दोनों से एक बात उसको कहना इतना चाहूंगा कि युवा। हमारे देश के में सीमित संसाधन है, इस बात को आप एग्री करेंगे। तो सीमित संसाधन में असीमित विकास नहीं हो जी सकता है। सरकार सीमित ही विकास करेगी, और असीमित विकास अगर हम चाहते हैं तो इस देश के युवाओं को आगे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सरकार सब कुछ कर देगी। ये कोई नायक मूवी नहीं है कि अनिल कपूर एक दिन में आए और सब कुछ परिवर्तन करके चला जाए। ये सरकार है, ये देश है, ये लोगों से बनता है, लोगों को इस चीज के लिए करना पड़ेगा काम। जी, तो मैं, जो बोलिए। हमारे डिबेट का हेलो। मुख्य उद्देश्य है, निष्कर्ष, उसकी ओर आना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि हम किस तरीके से रोजगार या बेरोजगारी को देख सकते हैं। इस देश का युवा किस तरीके से बेरोजगारी को देख सकता है? जी राज। जी सर, देखो तिवारी जी, बेरोजगारी है, कोई मत नहीं है, सरकार को नहीं दिख रही है, दिखेगी। 56 इंच का सीना है, अभी बॉर्डर पे है, कोई नहीं दिखेगा एक दिन। लेकिन सरकार भी सिर्फ अकेली कटघरे में नहीं खड़ी हो सकती, हम भी हैं कहीं ना कहीं। जो आपने योजनाएं बताई, बहुत सराहनीय योजनाएं हैं। युवाओं को थोड़ा स्टार्टअप्स पे ध्यान देना होगा, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं है। ये महागठबंधन वाला हिसाब है कि सबका मिलजुल के बेरोजगारी में हिस्सा है, कि सरकार और हमारा दोनों का नहीं, इंडस्ट्री भी लगानी चाहिए। तो हमें संसाधनों को बढ़ाना होगा। इतनी सारी जनसंख्या को, मैन पावर है, इसको कंट्रोल करा जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है आज के काल में। मैं यही कहूंगा कि संसाधनों को बढ़ाया जाएगा, तभी रोजगार मिल पाएगा। सीमित संसाधनों में इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार नहीं मिल सकता। जी, मेरे हिसाब से सरकार को समय समय पर युवाओं के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाने चाहिए जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। हेलो। जी जी जी, हम बिल्कुल सुन पा रहे हैं। तो अंत में मैं भी निष्कर्ष में यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश में सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, या देश रहना चाहिए। देश तभी रहेगा जब देश का युवा जी बिल्कुल। शिक्षित और स्किल्ड होगा, देश के लिए काम करेगा। और मैं फिर से यही कहूंगा कि हमारा देश भारत, भारत के लोगों से बनता है।
जितने भी सरकार की स्कीम है, अगर हम उसका फायदा उठाने की कोशिश करें तो हम बिल्कुल उठा सकते हैं और एक देश को एक नई राह दे सकते हैं। उसके बाद मुझे एक एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक कोट याद आ रहा है कि उन्होंने एक बार कहा था कि अगर आप गरीब परिवार में पैदा होते हैं तो ये आपका दोष नहीं है, लेकिन अगर आप मरते भी वैसे हैं तो इसमें आप ही का दोष है। जी इस बात को हमने मानना होगा और देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपना खुद ही योगदान देना पड़ेगा। तो राज और विजय, आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय एसडब्ल्यूएच न्यूज़ के डिबेट कार्यक्रम निष्कर्ष के लिए दिया। आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।